हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एनपीएस की अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। एनपीएस की मैं ऑलरेडी 2 डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि हमने एनपीएस को डिटेल में समझा, एनपीएस के टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट को भी हमने डिटेल में समझा, टैक्स बेनिफिट आपको कितना मिलता है, कितना आपको रिटर्न मिलता है, आपके मंथली कितना इन्वेस्ट करने से आपको आपके रिटायरमेंट पर कितना अमाउंट मिलेगा और आपके रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम एनपीएस को कंपेयर करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड के साथ, जैसे कि पीपीएफ, ईपीएफ। उसके अलावा हम इसको म्यूचुअल फंड के साथ भी कंपेयर करने वाले हैं। हम टैक्स का एक कंपैरिजन करके देखेंगे कि आपको इन सभी स्कीम्स के अंदर किसमें कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम एक रिस्क कंपैरिजन देखेंगे कि किस स्कीम के अंदर कितना कम रिस्क है, किसमें ज़्यादा रिस्क है। एंड उसी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे रिटर्न के बारे में, कि अगर आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको कितना पैसा रिटर्न मिलेगा। एंड सबसे एंड में हम देखेंगे एक फाइनल कंक्लूजन कि आपको किस स्कीम में कितना बेनिफिट होने वाला है, कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है एंड कौन सी स्कीम में आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो वेलकम गाइस, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो हर वीकेंड में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको कहां कैसे इन्वेस्ट करना है एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। तो अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं फाइनेंस से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर डिटेल में उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ और ईपीएफ के बारे में। तो पीपीएफ और ईपीएफ में आपको करीब 7 से 9% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है एंड ईपीएफ अकाउंट आपका एम्प्लॉयर आपके लिए ओपन करवाता है जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं। तो दोनों ही गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। यहाँ आपको काफी कम रिस्क के अंदर एक काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। दोनों के अंदर ही आपको 80C का 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। दोनों ही EEE कैटेगरी के अंदर आती हैं। हाल ही में वैसे कि ईपीएफ के अंदर एक थोड़ा चेंज आया है, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट बजट वीडियो के अंदर बताया कि अगर आप ईपीएफ के अंदर साल में 2.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5 लाख से ऊपर जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक छोटी चीज है जो ईपीएफ के अंदर चेंज हो गई है, जो कि आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए। एंड उसके अलावा अगर हम एनपीएस के बारे में बात करें, एनपीएस भी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि एक प्योरली रिटायरमेंट के लिए ही बनाई गई है। तो इसमें भी आपको 1.5 लाख का 80C का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इस स्कीम में भी आपका एम्प्लॉयर चाहे तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो जिसकी वजह से आपका जो टैक्स का बेनिफिट है वो और बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा 80CCD1B के अंदर भी आपको 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, एनपीएस के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है: इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अगर आप 50% पैसा इक्विटी, 50% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड 50% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आपको एक काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है, करीब 8 से 13% के बीच में। और जब आप रिटायर होते हैं 60 साल की एज में तो आप 60% पैसा एज ए लमसम निकाल सकते हैं। 40% पैसे की आपको एन्युटी परचेज करनी होती है, जिससे कि आपकी एक मंथली पेंशन स्टार्ट हो जाती है। एंड उसमें भी काफी सारे एन्युटी प्लान्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसकी डिटेल्स भी आप मेरी पुरानी टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट की जो वीडियो है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अब आगे चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। तो म्यूचुअल फंड में आपको इन सभी स्कीम से ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, बट वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है इन सभी से। तो म्यूचुअल फंड काफी टाइप के होते हैं। मेनली हम म्यूचुअल फंड को डिवाइड कर सकते हैं इक्विटी और डेट के अंदर। तो यहाँ हम इक्विटी के बारे में ही बात करने वाले हैं एंड इक्विटी में भी हम मेनली ईएलएसएस के बारे में ही बात करने वाले हैं आज। तो ईएलएसएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ईएलएसएस के अंदर भी आपको 80C के अंदर 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि इसके अंदर आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों के अंदर इन्वेस्ट होता है, तो यहाँ आपका जो रिस्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपको कुछ अच्छे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में बताऊं, जैसे कि आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें आपको करीब 15 से 25% तक का रिटर्न देखने को मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो इक्विटी में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है एज कम्पेयर टू एनपीएस एंड प्रोविडेंट फंड। एंड वहीं अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो पीपीएफ और ईपीएफ के अंदर जो लिक्विडिटी है वो कम है, इसमें आप पैसा निकाल तो सकते हैं
बट आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर हम एनपीएस में लिक्विडिटी की बात करें तो इसमें लिक्विडिटी बिल्कुल ना के बराबर है, बिकॉज आप 60 साल से पहले पैसा निकाल नहीं सकते हैं। कुछ केसेस में आप निकाल सकते हैं, बट वो बहुत ही छोटा अमाउंट है जो आप निकाल पाएंगे, एंड उसके लिए भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड अगर हम म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की बात करें, स्पेशली हम ELSS की बात करते हैं, तो 3 साल के बाद आप चाहें तो आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर हम इन सभी में कंपेयर करें तो ELSS के अंदर जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी अच्छी है, बट डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। अगर 3 साल बाद मार्केट कंडीशन अच्छी है तो आपको पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर मार्केट की कंडीशन 3 साल बाद मान लीजिए अच्छी नहीं है, बिकॉज इसमें आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, और अगर मार्केट कंडीशन डाउन है तो आपका जो रिटर्न होगा वो भी उस टाइम डाउन होगा, तो शायद आप उस पैसे को उस टाइम ना निकालना चाहें आपके नुकसान की वजह से। तो आइए अब हम कंपेयर करते हैं टैक्स बेनिफिट्स को इन सभी स्कीम्स के अंदर। तो पहले हम PPF और EPF के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, PPF और EPF के अंदर आपको 80C का 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है, और इस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वहाँ भी आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एंड जब आप अपने पूरे पैसों को निकालते हैं तो वहाँ भी आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो EPF के केस में अभी जो रिसेंटली चेंज आया है उसमें अगर आप 1 साल के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं EPF के अंदर, मैं PPF की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, PPF में जो कंडीशन है वो सेम है, सिर्फ EPF के अंदर ही चेंज हुआ है। तो EPF के अंदर अगर आप साल का 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5 लाख से ऊपर जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ये एक्चुअली अभी क्लियर नहीं है, तो ये आगे आने वाले सालों में जैसे जैसे कैलकुलेशन होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आपकी सैलरी सालाना 20 लाख से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके 12% के अकॉर्डिंग आप साल का 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी सैलरी सालाना 20 लाख से ज़्यादा है तो ही आपको 2.5 लाख से ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना है। 2.5 लाख तक के इंटरेस्ट पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। बट आपकी सैलरी अगर सालाना 20 लाख से कम है तो आपका वैसे भी 12% 2.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको वहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो एनपीएस में आपको सबसे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। एनपीएस में आपको 80C के अंदर 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो वहाँ आपकी ये लिमिट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। एंड एडिशनली आपको 80CCD1B के अंदर 50,000 का टैक्स बेनिफिट और देखने को मिलता है। तो एक तरह से आपका 80C का स्लैब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। एंड इसके अलावा आपको इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब आप अपने रिटायरमेंट की एज पर 60 साल की एज में, या फिर आप उसको अगर डिफर करते हैं और 10 सालों के लिए 70 साल की एज में अगर आप उस पैसे को निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी एनपीएस की वीडियो में बताया था, अगर आप अपने पैसे को 10 साल और एक्सटेंड करके 70 साल की एज में निकालते हैं तो 60% जो पैसा आप निकाल रहे हैं उस पर तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। और जो 40% पैसा है उसका जो आप एन्युटी प्लान परचेज करेंगे उस एन्युटी प्लान पर आपको सिर्फ 5 साल ही टैक्स पे करना होगा। बिकॉज जैसे कि अभी बजट में चेंज हुआ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जो भी 75 साल से ऊपर के लोग हैं उनको अब से अगर उनकी इनकम सिर्फ पेंशन और बैंक के इंटरेस्ट से है तो उनको कोई ITR फिल करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना पैसा 70 साल की एज में निकालेंगे और उसके बाद आपको मंथली पेंशन पर सिर्फ 5 साल ही टैक्स पे करना है। एंड 5 साल के बाद आपका वो पैसा भी फुली टैक्स फ्री हो जाएगा। तो एनपीएस में एक तरफ जहां आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहीं आपको काफ़ी अच्छा टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। इसके बाद हम म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं टैक्स बेनिफिट के अंदर। तो म्यूचुअल फंड में जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, मेनली हम इसको इक्विटी और डेट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपना पैसा, इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अपना पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो वहाँ आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं इक्विटी में तो वहाँ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि फ्लैट 10% है। एंड वहीं अगर हम डेट की बात करें तो डेट में ये जो लिमिट है वो 1 साल से बढ़ के 3 साल हो जाती है। तो 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो म्यूचुअल फंड में हम बात करते हैं ELSS के बारे में, बिकॉज यहाँ जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो PPF, EPF और NPS के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है। तो ELSS में अगर हम टैक्स की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 80C का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा जब 3 साल बाद आप अपने पैसे को निकालेंगे तो उसका जो इंटरेस्ट होगा उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। बट अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो रिटर्न में से अगर हम टैक्स को भी डिडक्ट कर देते हैं तब भी आपको एक काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं एनपीएस और PPF के साथ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हम रिस्क को कंपेयर करते हैं इन सभी इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर।
तो सबसे पहले हम ईपीएफ पीपीएफ के बारे में बात करते हैं। तो ईपीएफ और पीपीएफ के अंदर आपका रिस्क बिल्कुल नहीं है। वैसे गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, यहाँ आपका जो कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो कम नहीं होने वाला है, और रिस्क कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इस पर रिटर्न भी कम मिलेगा। बिकॉज जिस इन्वेस्टमेंट टूल के अंदर रिस्क कम होता है उस इन्वेस्टमेंट टूल के अंदर रिटर्न भी कम होता है, एंड जहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है वहीं पर रिटर्न भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको देखनी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी रिटर्न आपको मिलने वाला है, क्या उस रिटर्न की वजह से आपके गोल्स आपको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एनपीएस के अगर हम रिस्क की बात करें तो वो पीपीएफ ईपीएफ से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यहाँ जो आपका पैसा है वो शेयर मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर लगता है। तो एनपीएस का रिस्क पीपीएफ से तो थोड़ा ज्यादा है, बट वहीं अगर हम इसके रिटर्न की भी बात करें तो रिटर्न भी थोड़ा बढ़ जाता है। रिस्क यहाँ क्यों है? क्योंकि आप इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो जितना ज्यादा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, आप एनपीएस के अंदर ये जो एलोकेशन है इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, ये जो एलोकेशन है इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आप अपने इक्विटी पोर्शन को कम करके अपने गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के पोर्शन को बढ़ा सकते हैं। बट अगेन इसका मतलब क्या होगा कि आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं तो आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा। एंड उसके बाद हम चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, बट यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज जो आपका पैसा होता है वो 100% शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो अगर हम एएलएसएस की बात करें, इसमें आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है, बट जो बड़ा पोर्शन होता है वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट होता है। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो टाइम होराइजन है उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। और वैसे भी आप पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस को अगर कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, तो उनका ऑलरेडी जो टाइम होराइजन है वो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज हम रिटायरमेंट के लिए यहाँ बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी अगर हम उस सेम टाइम होराइजन लेकर चलते हैं तो लंबे टाइम की वजह से यहाँ आपका रिस्क कम हो जाता है। और वैसे भी जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है अलग अलग शेयर्स के अंदर, बिकॉज वहाँ किसी एक पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ जो आपका पैसा है वो डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो एक टाइम में तो सारे जो कंपनीज हैं वो डूब नहीं जाएंगी। तो आइए जल्दी से चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम एक कैलकुलेशन करके चेक करते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ ईपीएफ के अंदर, एनपीएस के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर, स्पेशली एएलएसएस के अंदर, तो आपको किस स्कीम में कितना रिटर्न मिलेगा। एंड यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे कि आपकी जो करंट एज है वो है 25 साल, और एंड आपके रिटायरमेंट का हम टाइम होराइजन यहाँ लेकर चल रहे हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सभी टूल्स के अंदर, और जब आपकी एज 60 साल होगी तो आपको वहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग कैलकुलेटर ओपन किए हुए हैं, जैसे कि पीपीएफ कैलकुलेटर, एनपीएस कैलकुलेटर एंड म्यूचुअल फंड का एसआईपी कैलकुलेटर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेटर ओपन करना चाहें, जो भी कैलकुलेटर आपको ठीक लगते हो वो कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर के साथ। तो मैंने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है। तो जो टेन्योर मैं मानकर चल रहा हूँ वो मैं मानकर चल रहा हूँ 35 ईयर्स का। तो एग्जांपल के लिए जो आपकी करंट एज मैं मान रहा हूँ वो है 25 ईयर्स, और आपके 60 ईयर्स की एज तक के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आफ्टर 60 ईयर्स में कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो हमारा टेन्योर है वो 35 ईयर्स है, और जो डिपॉजिट हम करेंगे वो मंथली डिपॉजिट करेंगे। कितना डिपॉजिट हम करेंगे? हम डिपॉजिट करेंगे 5,000 पर मंथ, एंड करंट जो इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ पर वो है 7.1। आप इसको अगर हम एवरेज लगाएं, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट रेट है ये क्वार्टरली रिवाइज होता है, तो हम इसका एवरेज 8% तक मान सकते हैं, बिकॉज जो पीएफ का एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो करीब 8% ही है। तो हम इसको अभी 7.1 के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं जो करंट रेट है, बिकॉज हम इसको यहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। आपने जो डिपॉजिट किया वो आपने डिपॉजिट किया 21 लाख 35 ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट किया है, और अगर हम 8% के आसपास का रिटर्न माने तो आपको करीब 1 करोड़ के आसपास का मैच्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपको किस किस साल में कितना रिटर्न मिल रहा है, और जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा वहाँ पर। तो इन वैल्यूज़ को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एनपीएस कैलकुलेटर की तरफ। तो ये एनपीएस ट्रस्ट का कैलकुलेटर मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ भी मैंने इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है। आपकी जो करंट एज है वो 25 ईयर्स, 5,000 मंथली आप इन्वेस्ट करेंगे 35 ईयर्स के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें करीब 8 से 12% तक का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है एनपीएस के अंदर। डिपेंड करता है कि आप कितना इक्विटी में और कितना कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ 12% माना है। 40% का मिनिमम आपका एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा, और एन्युटी प्लान पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो हमने 6% माना है। ये करीब 7-8% आता है, तो हम अभी 6% मानकर चल रहे हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने करीब 21 लाख इन्वेस्ट किया और करीब 1,30,00,000 के आसपास का जो आप एन्युटी प्लान परचेस करेंगे उससे आपको 65,000 पर मंथ की इनकम जनरेट हो जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को भी आप जैसा चाहें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर की तरफ। तो यहाँ भी मैंने इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है। 5,000 रुपीज़ पर मंथ का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न माना है वो 15% माना है। तो लॉन्ग टर्म में जैसे कि हम 35 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। करीब 20-25% तक के भी आपको इक्विटी में रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ 15% ही मान रहे हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 21 लाख एंड आपको जो आफ्टर 60 ईयर्स जो आपको जो रिटर्न मिलेगा अमाउंट वो होगा करीब 7 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप PF में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ आपका जो रिटर्न है, वहाँ आपका जो आफ्टर 60 ईयर्स आपको अमाउंट मिलने वाला है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बिकॉज तो इन सभी कैलकुलेटर के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इन कैलकुलेटर को ओपन करके अपने अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ को वहाँ डाल सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 5,000 नहीं 10,000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और आपको अगर थोड़ा कम रिस्क लेना है तो आपका रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा। तो रिटर्न अगर आपका कम हो जाता है तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहाँ आपको ये सभी लिंक्स मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि अगर आप PPF, EPF, NPS म्यूचुअल फंड किसी में भी इन्वेस्ट करना कि अगर आपने सोची है, और आपको अभी मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखाई है कि अगर आप 5,000 की मंथली SIP करते हैं इनमें से किसी भी स्कीम के अंदर तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो आइए अब हम एक फाइनल कंक्लूजन एक टेबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि आपको कहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है, कहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, कहाँ पर आपको कितना रिस्क है, कहाँ पर आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ लिक्विडिटी उसकी कितनी है, और कहाँ पर आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं PF के साथ कि अगर आप PPF या EPF किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ टैक्स बेनिफिट कितना मिलने वाला है। तो यहाँ हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, लो, मीडियम एंड हाई। तो यहाँ जो भी फीचर्स हम बात कर रहे हैं उनको हम रेटिंग देंगे लो, मीडियम एंड हाई की कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम PF के साथ स्टार्ट करते हैं कि अगर आप PPF और EPF में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको कैसा टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। तो वहाँ आपको मीडियम टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। एंड उसके अलावा अगर हम उसमें रिस्क की बात करें तो उसमें काफ़ी लो रिस्क है एंड उसमें जो रिटर्न है वो भी हम बोल सकते हैं कि लो है, बिकॉज उसमें सिर्फ आपको 8% का रिटर्न ही मिलता है। तो अगर हम उसमें लिक्विडिटी की बात करें तो उसमें लिक्विडिटी मीडियम है, बिकॉज उसमें आप अपने पैसे को 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं एंड 15 साल के बाद आप अपने पैसे को 5-5 साल के पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस टाइम उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। एंड आप अगर 5,000 रुपये की मंथली इन्वेस्ट करते हैं PPF, EPF के अंदर, अगर हम उसमें 8% का एवरेज रिटर्न मानकर चले तो आपको करीब 1 CR का रिटर्न मिल जाता है आफ्टर 60 ईयर्स की एज के बाद। और उसके बाद हम NPS की तरफ चलते हैं। तो NPS को हम कंपेयर करते हैं। NPS में जो टैक्स बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू PF एंड म्यूचुअल फंड। एंड उसके बाद अगर हम उसमें रिस्क की बात करें तो उसमें जो रिस्क है वो मीडियम है, बिकॉज आप उसमें इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी एक्सपोजर होने की वजह से वहाँ आपका थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। एंड उसके बाद अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी आपके वहाँ मीडियम है, बिकॉज वहाँ आपको करीब 11-12% तक का रिटर्न मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लिक्विडिटी की बात करें NPS के अंदर तो इसमें लिक्विडिटी लो है, बिकॉज अगर हम कंपेयर करते हैं PF म्यूचुअल फंड के साथ तो इसमें जो आपका पैसा है वो 60 साल की एज तक के लिए लॉक रहता है, उससे पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। एंड अगर हम 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं NPS के अंदर तो 12% का अगर हम रिटर्न मानकर चले 3 करोड़ के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, जिसमें 60% अमाउंट आप एज ए लमसम निकाल सकते हैं एंड बाकी का आपको एन्युटी प्लान परचेस करना पड़ेगा एंड उससे आपकी मंथली पेंशन जनरेट हो जाएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो वो सबसे कम है, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 80C में टैक्स बेनिफिट तो मिलता है, बट उसमें जो आपका रिटर्न है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एंड उसके अलावा अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पर आपका जो इक्विटी एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा है। एंड अगर रिटर्न की हम बात करें तो रिटर्न भी वहाँ पर आपके हाई है, बिकॉज वहाँ पर आपका इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न वहाँ देखने को मिलता है। एंड लिक्विडिटी की हम बात करें तो जो लिक्विडिटी है वो भी हाई है, आप
सबसे कम टाइम के अंदर जहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू NPS एंड PF, वो है म्यूचुअल फंड। बिकॉज म्यूचुअल फंड में आप अगर आप ELSS भी परचेज करते हैं तो 3 साल बाद आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो और अगर आप 3 साल बाद अपने पैसे को नहीं निकालते हैं तो जब आप चाहें 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद, जब भी आप चाहें उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो वहाँ लिक्विडिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अगर हम 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन में दिखाया, अगर आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर तो वहाँ आपको करीब 7 करोड़ तक के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशन कैसी है, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। यूजुअली इतने लॉन्ग टर्म में 15 से 25% तक का भी रिटर्न देखने को मिला है, तो हमने सिर्फ 15% रिटर्न ही माना है, उससे भी आपको करीब 7 करोड़ के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम EPF और NPS से कंपेयर करें तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हमारे कंक्लूजन के हिसाब से आपके सामने पूरा चार्ट आ गया है। आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ पर आपका रिस्क कम है, कहाँ पर आपको रिटर्न कम है या फिर ज़्यादा है, कहाँ पर आपकी लिक्विडिटी कम है या फिर ज़्यादा है, कहाँ पर आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके कम रिस्क के अंदर ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फ्यूचर में आपको अगर कभी भी रेफरेंस की ज़रूरत है तो आप इस चार्ट का रेफरेंस लेकर अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपको कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको फ़ायदा देने वाला है इन द लॉन्ग टर्म। तो आई होप आज का ये जो कंपैरिजन था ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व हो गई होंगी। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसकी भी एक नई सीरीज मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो आपको बस क्लैरिफाई मेनू को सब्सक्राइब करके रखना है एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।